Hello everyone, welcome to the online class of Sri Ram Public School. Myself Pragati Pandey. Dear students, in the previous lecture we have discussed the first part of chapter 1, Our Changing Earth. In that video we have gone through the basic introduction of the chapter. So today we are going to see the different forms present on our earth surface and the different things which are happening inside our earth. Okay, so let us start with the content reading and the explanation. Dear students, this was our chapter and we have discussed the lithospheric plate. I have already told you that our earth is made up of several plates which are called tectonic plates, and the surface of earth, the area around the earth's surface, is also known as lithosphere. That means the topmost layer of earth is soil, and the lithosphere consists of this soil layer and the different layers which are present inside the earth's surface. Okay, so those lithospheric plates are present which usually move here and there. There is a sudden small movement in that lithospheric plates which causes the landslides. They also causes the volcanoes. They are the main reason for earthquake. So these things we have discussed. As you know that the movement of these plates are of two types. First one is endogenic and the second one is exogenic. तो जो हमारा अर्थ है उसकी जो प्लेट्स होती हैं उनके बीच में जो मूवमेंट होता है वो दो तरह का होता है. एक होता है एंडोजेनिक और एक होता है एक्सोजेनिक. एंडो मतलब सिंपल आपको दिख रहा है, एंडो मीन्स अंदर, यानी अर्थ के जो सरफेस है उसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज़ एंडोजेनिक फोर्स. और जो सरफेस पर हो रहा है वो एक्सोजेनिक होता है. एंडोजेनिक फोर्स का जो मतलब इफ़ेक्ट था वो होता है अर्थक्वेक, वॉल्केनो और माउंटेन का भी फॉर्मेशन उसमें है. वहीं पर अगर एक्सोजेनिक यानी ऊपर के फोर्सेस की बात करें तो रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स का होता है. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी. अलॉन्ग विद दैट वी हैव आल्सो डिस्कस द वॉल्केनो, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द condition of earthquake. Similarly, when a lithospheric plate move, the surface of earth vibrate. क्या होता है, मैंने पहले बताया था कि ये हमारी अर्थ की ऐसे प्लेट्स होती हैं. हमारे अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं वो इस तरह से ऐसे प्रेजेंट होती हैं. ये मान लीजिए सरफेस ऑफ अर्थ है और इस तरह से प्रेजेंट होती हैं. तो ये प्लेट्स आपस में मूव करती रहती हैं. अब आप सोचोगे जब ये प्लेट्स मूव करती हैं, आप अपने घर में चेयर या टेबल को या थोड़ा सा हिला करके देखना तो मूवमेंट होता है. जब आपने मूवमेंट किया तो ये हिलती हैं. जब आप चेयर या टेबल को हिला देते हो तो वो बिल्कुल हिलती हैं. तो वही कंडीशन होती है जब ये अर्थ की जो प्लेट्स हैं जब वो मूव करती हैं, वो मॉल्टेन मैग्मा लावा के ऊपर फ्लोट करती हुई मूव करती हैं, तो उनके बीच में वाइब्रेशन प्रेजेंट हो जाता है. जैसे कि कभी भी आप चेयर या टेबल को ड्रैग करोगे, अपने तरफ खींचोगे या ढकेलोगे, तो आप देखोगे कि वो पर्टिकुलर जो चीज़ है या टेबल, चेयर जो भी है उसमें वाइब्रेशन होता है. द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ. और ये जो वाइब्रेशन होता है, क्योंकि जब आप किसी भी चेयर या टेबल को जब आप मूव कर रहे हो तो वो पूरी चेयर में वाइब्रेशन होता है. उसी तरह से जब अर्थ पे जो अर्थ सरफेस है या उसकी प्लेट्स में जब मूवमेंट होता है तो वो उस प्लेट के चारों तरफ उस एरिया में फैल जाता है. और ये कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि बहुत बड़े एरिया में उसका वाइब्रेशन फील हो सकता है. ओके, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस. सपोज कि हमारा जो अर्थ है जहाँ पर ये मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको कहा जाता है फोकस. ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये अर्थ की प्लेट है. इतनी चौड़ी प्लेट के बारे में बात किया जा रहा है. जहाँ पर मूवमेंट हुआ, सपोज़ ये एक प्लेट अर्थ की ये है और एक प्लेट ये है, इन दोनों में ऐसे मूवमेंट हो रहा है. ये ऐसे से मूव कर रही है, इस तरफ से मूव कर रही है. तो आपस में जब ये एक दूसरे से टकराएंगी तो वाइब्रेशन होगा. जहाँ से ये वाइब्रेशन स्टार्ट होता है,
जहाँ से ये वाइब्रेशन स्टार्ट होता है उसको फोकस कहते हैं। सपोज़ ये वाइब्रेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको फोकस कहेंगे। और ये वाइब्रेशन क्योंकि पूरे अर्थ के सरफेस में मूव कर रहा है, पूरे एरिया में मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, उतने दूर की एरिया में अर्थक्वेक का झटका महसूस किया जा सकता है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज़ कॉल्ड द एपिसेंटर। सपोज़ मिट्टी के अंदर, धरती के अंदर उसके प्लेट में यहाँ पर कहीं मूवमेंट हुई, इस मूवमेंट के सीधा ऊपर का जो पॉइंट होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाएगा वाइब्रेशन, इसको कहा जाता है एपिसेंटर। ठीक है, इसको हम कहते हैं एपिसेंटर। और ये जो सेंटर जहाँ पर मूवमेंट होता है, जहाँ पर शुरुआत होती है, उसको फोकस कहा जाता है। तो क्या होता है, जहाँ पर मूवमेंट होती है अर्थक्वेक में उसको फोकस कहते हैं। और वो तो मूवमेंट अंदर पृथ्वी के प्लेट्स में हो रही है ना, उसके सीधा ऊपर जहाँ पर ये मूवमेंट महसूस सबसे ज़्यादा की जाती है, उसके ऊपर जो अर्थ के सरफेस पे जो पॉइंट होता है जिसके सीधा नीचे ये मूवमेंट हो रही है, उसको कहा जाता है एपिसेंटर। ओके, नाउ वाइब्रेशन ट्रेवल्स टुवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। कह रहा है कि जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो ये एपिसेंटर से जब ये वेव्स क्या होती हैं, ऐसे बाहर की तरफ मूव करती हुई चली जाती हैं। मतलब ये इस एरिया में ऐसे फील किया जा सकता है, वो भी मूवमेंट जो है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। कह रहा है कि क्योंकि मूवमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुआ है, फोकस में हुआ है सबसे ज़्यादा मूवमेंट यहीं पर, तो सबसे ज़्यादा यहाँ इसके झटके यहाँ महसूस किए जाएंगे। और जैसे जैसे आप इधर दूरी पे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके झटके हल्के होते जाएंगे, कम महसूस किए जाएंगे। ओके, नाउ ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। कह रहा है यद्यपि अर्थक्वेक जो है उसको पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि भूकंप आएगा, क्योंकि प्लेट्स में मूवमेंट हमेशा होता है। मान लो आप कोई बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को पृथ्वी के अंदर डाल के रखते हो कि मतलब हम जब भी भूकंप जैसा माहौल बने तो हमें पता चले, लेकिन ये जो अर्थक्वेक होता है इसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। जब आने वाली होती है उसके 8-10 घंटे पहले हो सकता है पता चल सके, लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि अगले साल इतने तारीख को भूकंप आएगा। इस तरह से आप इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप इसके इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बस उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भूकंप आने वाला तो उसको एकदम से रोक दोगे आप, आपके बस में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये हमारे आपके बस में नहीं होती, इनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ठीक है, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। कह रहा है कि जो अर्थक्वेक होता है, जो भूकंप आता है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हो, आप ये पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हो, लेकिन एक आइडिया हो जाता है। सपोज़ 8-10 घंटे में भूकंप के झटके महसूस होने वाले हैं हमें, आपको, तो क्या करता है इंसान या जो सरकार होती है वो क्या करती है, उस एरिया में कुछ प्रिवेंटिव मीजर्स यूज़ करती है, बचाव के कुछ कार्य करती है जिससे ज़्यादा नुकसान ना हो। मान लीजिए प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह तो हम ले नहीं जा सकते, लेकिन ये है कि इंसान को तो बचा ही सकते हैं, इंसान को वहाँ से हटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर हमें कुछ चीज़ें अर्थक्वेक के बारे में पहले पता चल जाए, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो उससे हम जो भी नुकसान है उसको कम कर सकते हैं। ओके, सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूडिंग स्टडीइंग एनिमल्स बिहेवियर। कह रहा है कि जो कॉमन पीपल है, गांव की जनता है या बहुत ही कॉमन लोग हैं, वो इस अर्थक्वेक को भांप सकते हैं। कैसे कैसे भांप सकते हैं? वो एनिमल्स के बिहेवियर को रीड करते हैं, जैसे कि फ़िश, मछलियाँ पॉन्ड में हैं, वो फड़फड़ाने लगती है, तड़फड़ाने लगती हैं, या मतलब उनके मूवमेंट में थोड़ा सा देखा जाता है, तेज़ी देखी जाती है। जो सांप होते हैं वो मिट्टी के अंदर ना रह के सरफेस पे आ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में झटके पता नहीं कैसे लगेंगे, क्या होगा, तो उसको पहले से मूवमेंट से थोड़ा सा उनको अनुमान हो जाता है, तो वो मिट्टी के बाहर चले आते हैं। तो गाय वाय वगैरह होती है वो भी अफनाने लगती हैं, इधर से उधर मूव करने लगती है, भागने लगती है। तो ये सब कुछ तरीका है जिससे हमें ऐसे लोकली हम
जानवरों को देखकर ये प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि हो सकता है 1 आध घंटे में भूकंप आ सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में अर्थक्वेक का कितना भयानक डिस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है। नाउ अर्थक्वेक अ केस स्टडी, एक केस स्टडी है, बहुत पहले की बात है, लगभग 2001 की बात है, जो गुजरात है, गुजरात ज़िला जो गुजरात जो स्टेट है हमारे इंडिया का, वहाँ पे एक ज़िला है भुज। आपने सुना होगा भुज और कच्छ, कच्छ रन ऑफ कच्छ, जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, जहाँ पे अभी जल्दी गधे छोड़े गए हैं, वो जो कच्छ और भुज का एरिया है, वहाँ पर इतना भयानक भूकंप आया था जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये जो केस स्टडी है इसमें है अ मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 और रिक्टर स्केल हिट्स भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001। क्या होता है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे सपोज़ यहाँ इसके अंदर ऐसे प्लेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ऐसे प्लेट्स प्रेजेंट हैं इस तरीके से। तो क्या है, अगर हमें ये पता करना है कि सपोज़ यहाँ भूकंप आने वाला है, भूकंप यहाँ आने वाला है, इसके ऊपर ये जो सब यहाँ का जो पॉइंट होगा इसके जस्ट ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, आपको मैंने अभी भी बताया कि उसको हम बोलेंगे ईपी सेंटर। ये होता है ईपी सेंटर, ये होता है फोकस, और इस पूरे एरिया में भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। ये ईपी सेंटर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर होगा। क्या करते हैं, इस भूकंप को नापने के लिए एक स्केल होती है, मापन स्केल होती है इसकी, उसको कहते हैं रिक्टर स्केल, RICHTER, रिक्टर स्केल। जैसे आप स्केल से लेंथ मीज़र करते हैं, उसी तरह अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल पर मीज़र किया जाता है। तो कह रहा है कि अर्थक्वेक हिट्स भुज, अर्थक्वेक ने जब भुज को नुकसान पहुंचाया था उसके बारे में है कि एक बहुत ही भयानक मैसिव अर्थक्वेक आया था जिसका रिक्टर स्केल पॉइंट 6.9 था, 6.9। अब आप ये सोचिए कि जो सबसे ख़तरनाक, मतलब अगर 2, 3, 4 तक का भूकंप है तो हमें बहुत ज़्यादा वो महसूस नहीं होता, 2, 3 तो बिल्कुल नहीं महसूस होता क्योंकि इतना मूवमेंट होता रहता है अर्थ में। 4 जो है वो थोड़ा हमें महसूस होता है, लेकिन जैसे 5 के बाद 6 और 6 से 7 के बीच में हम गए, 6 से 7 के बीच में हम गए, सबसे ज़्यादा महसूस, सबसे मैसिव डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, बहुत ही भयानक, वो वाली कंडीशन 6 से 7 के बीच में होती है। 5 में पूरा सब कुछ हिलने लगता है, आप मतलब एकदम से घर के पंखे वंखे हिलने लगते हैं, आपको फील होता है गेट वगैरह हिलने लगता है, चेयर हिलने लगती है। तो ये तो इसकी फील बहुत होता है, और कमज़ोर घर के लिए ये भी नुकसानदायक होता है, रिक्टर स्केल 5 भी। लेकिन 6 और 7 जो है, 6 और 7 के बीच, मतलब 6.1 से लेकर के 6.97 तक, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। अब आप सोचो यहाँ पे 6.9 हुआ था, भुज में जो हुआ था वो 6.9 हुआ था, वो भी 26 जनवरी 2001 को। बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था वहाँ पर। स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड, स्कूल जो थे वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए थे। एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स आर फियर टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। क्या हुआ था, बिल्डिंग्स जो थी वो कोलैप्स कर गई थी, गिर गई थी। बहुत सारे केस में एक दूसरे से, मतलब स्कूल की आमने सामने की बिल्डिंग आपस में टकरा करके चूर हो गई थी, चकनाचूर टाइप की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी नुकसान हुआ था, टीचर्स भी उसमें बहुत सारे मर गए थे। Bhuj relief effort blighted. These days after the quake, concern rose about food, blanket and medical supplies not reaching everyone. इतना मतलब मैसिव डिस्ट्रक्शन था कि मेडिसिन का या कपड़े, अरे ब्लैंकेट हुआ, खाना हुआ, इन सब का भी प्रॉपर सप्लाई उस एरिया में नहीं हो पा रहा था। सरकार पूरी कोशिश कर रही थी सप्लाई करने की, लेकिन दिक्कतें आ रही थी। डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, phone lines, water pipeline and power station transmission line were knocked out. इस डिस्ट्रक्शन में, इस भूकंप में फ़ोन की लाइंस, पानी की पाइपलाइन, पावर स्टेशन यानी बिजली वाला, और ट्रांसमिशन लाइन मतलब ट्रांसमिट करने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, उन सब की जो रास्ते थे सारे बंद कर दिए गए थे। फायर इन द सिटी, हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड एज चारकोल कुकर ओवरटर्न। कह रहा है कि
पूरे शहर में पूरा आग लगने जैसा माहौल बन गया था, कई जगहों पे आग लग गई थी। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वेक जोन, और जिस जगह पर ये भूकंप आया था उस जगह पे इमरजेंसी लग गई थी। जो राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने वहाँ पे इमरजेंसी लॉन्च कर दी थी कि वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो सीधा राष्ट्रपति के अंदर देखी जाएंगी। सीएम से अपील टू द सेंटर, और सीएम की अपील थी सेंटर के लिए। गुजरात अपील फॉर फाइनेंशियल हेल्प, द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज़ लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद द डिज़ास्टर। और जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो वहाँ पे हेल्प के लिए सारी चीज़ें जो भी चाहिए थी, चाहे फ़ंड हो, चाहे कपड़े से रिलेटेड हो, चाहे ब्लैंकेट हो, चाहे सप्लाई हो किसी भी चीज़ की, हर चीज़ के लिए उन्होंने जो फंड था उसका दान किया था। ओके, तो ये था अर्थक्वेक के लिए एक केस स्टडी जो हमारे इंडिया के भुज में हुई थी। नाउ डू यू नो एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सीज़मोग्राफ। जो हमारा अर्थक्वेक होता है, तो हमारे यहाँ भूकंप आता है, उसको एक मशीन के थ्रू नापा जाता है जिसको कहा जाता है सीस्मोग्राफ। यानी भूकंप मापने की जो मशीन होती है वो होती है सीस्मोग्राफ, और जिस स्केल पे भूकंप नापा जाता है उसको कहा जाता है रिक्टर स्केल। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। अभी मैंने बताया एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। दो और 3 तक का जो भूकंप होता है बहुत ही कम महसूस किया जा सकता है। एन अर्थक्वेक ओवर 5 के ऊपर जो अर्थक्वेक होता है वो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकता है। फ्रॉम अ 6 और हायर मैग्नीट्यूड इज़ कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7.0 इज़ अ मेजर अर्थक्वेक। क्या है, जो 6 वाला अर्थक्वेक होता है, रिक्टर स्केल पे मापन जिसका 6 होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होता है और वो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। लेकिन अगर 7 का हुआ, मैग्नीट्यूड जिसका 7 हुआ, वो मैसिव डिस्ट्रक्शन का कॉज करता है, मतलब जान मान सबकी नुकसान हो सकता है इसमें। ओके, तो ये था आपका अर्थक्वेक के बारे में, तो और भुज में जो भी चीज़ें हुई थी उसके बारे में। नाउ अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, मतलब जो अर्थक्वेक सपोज आपको पता हो जाए कि आने वाला है, या मतलब पहले से ही हमें अर्थक्वेक वगैरह के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं और अर्थ में मूवमेंट होता रहता है। कब ये हो जाए इसके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो हमें क्या क्या मेजर्स हैं जिनको वो अपनाना चाहिए अर्थक्वेक को रोकने के लिए, या मतलब अर्थक्वेक से बचने के लिए आप कह सकते हो। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक भूकंप आता है तो हमें अपने आप को कैसे बचाना है। सेफ स्पॉट, सबसे पहले तो सेफ जगह ढूंढनी है अपने घरों में कि कहाँ कहाँ पर हमारे घर में सेफ जगह हो सकती है। सबसे पहले तो अगर भूकंप आपको महसूस होना शुरू हो जाए तो घर छोड़ करके बाहर भाग जाओ। घर छोड़ के आप सबसे पहले बाहर भागिए। मतलब करना क्या होता है, जो खुला एरिया होता है, कभी भी जब भी भूकंप आए तो ओपन एरिया, खुले एरिया में चले जाना चाहिए। खुले का मतलब ये नहीं है कि बगल में 10 मंजिला मकान है और उसके बगल में आप जा कर के छिप जाओ, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो मकान अगर ढहा तो आप सबसे पहले उसके अंदर दबोगे। ऐसे जगह जाना है जहाँ पे करीब 100 मीटर तक कोई घर कुछ भी आपको दिख ना रहा हो। 100 नहीं तो 50 मीटर तो मान ही के चलो कि आपको ऐसे जगह जाना है जहाँ 50-50 मीटर तक कोई घर या कुछ भी आपको ना दिख रहा हो। ऐसे जगह पे जाओ और ज़मीन से लेट जाना चाहिए, ज़मीन पे आपको लेट जाना चाहिए। तो ये होता है कुछ प्रिवेंटिव मीजर्स। लेकिन अगर आप सपोज़ फ्लैट वाले घर में रह रहे हैं जो 18-18, 20-20 या 30-30 मंजिले बड़े बड़े होते हैं, वहाँ क्या करना है, तो आपको अपना बचाव करना है। पहले बात तो भागने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं भाग पाए तो आपको सेफ स्पॉट अपने घर में खोजना होगा। सेफ स्पॉट क्या हुआ, अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। आपको करना क्या है, किचन में जो रैक होता है, जो स्लैब होता है, उसके नीचे
आप छिप सकते हो, बैठ सकते हो, टेबल के नीचे या डेस्क के नीचे जा सकते हैं, या दीवार के कोनों में जाइए, क्योंकि कोनों में वो मतलब सरिया वगैरह की, गिट्टी वगैरह की अच्छी वो मजबूत बनाई जाती है, पिलर वगैरह होते हैं वहाँ पे, तो इसलिए वो भी एक सेफ़ जगह आपके लिए हो सकती है। कंफर्म नहीं है क्योंकि वो भी धोखा दे सकता है, लेकिन आप वहाँ पे जाएंगे तो कुछ सेफ़ हो सकता है वो। स्टे अवे फ्रॉम, आपको दूर रहना है फायर प्लेस से, चिमनी वाली एरिया से, खिड़की विंडो से, क्योंकि ये सब क्या होता है जब भूकंप आता है तो ये सब हिलने लगते हैं और शीशे उशे फूट जाते हैं, तो इसलिए उससे दूर रहना है। और पिक्चर फ्रेम वगैरह से दूर रहना, क्योंकि जब वो हिलने लगेगा, भूकंप आएगा, तो वो सबसे पहले आप ही के ऊपर गिरेगा, ठीक है। और तैयारी किसकी रखनी है, स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड, आप अपने दोस्तों में, अपने कलीग्स में, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर, परिवार में एक अवेयरनेस, जागरूकता फैलाइए कि अर्थक्वेक आने पर हमको ये चीज़ें अपनानी चाहिए, ठीक है। और उनको समझाना चाहिए कि अगर कोई भी तरह की दिक्कत आती है तो उसका हमें डट के मुकाबला करना चाहिए, डट के उसका सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ओके। आप देख रहे हैं यहाँ पे है सीज़मोग्राफ, ये इस तरह का होता है। सीज़मोग्राफ क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम अर्थक्वेक को नापते हैं, ओके। नाउ मेजर लैंडफॉर्म्स, we will discuss this in the next video. That's all for today guys. Thank you everyone.